शैक्षिक प्रसारण सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र राठौड़, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पांडवा कैथल, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तिका स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत अध्याय संख्या नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का भाग नंबर 2 आज देखेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे और समझेंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे 1967 के चुनाव के बाद राज्यों में गठबंधन की सरकारें। बच्चों, ध्यान रहे, आपने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर देखा था कि किस प्रकार से राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौतियां जो है वो आई और चौथा आम चुनाव 1967 का हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे कि 1967 के चुनाव के बाद राज्यों में गठबंधन की सरकारें कहां आई और किस प्रकार से आई। भारत में दल बदल की राजनीति का आरंभ कैसे हुआ, कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण थे, और 1971 का चुनाव, उसके परिणाम हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि कांग्रेस की पुनर्स्थापना यानी कि पुनः दोबारा स्थापित होना, यानी कि कांग्रेस जो अपनी छवि खो चुकी थी 1967 के चुनाव में, उसे कांग्रेस ने 1971 के जो चुनाव हुए उसमें दोबारा से प्राप्त कर लिया। तो वो हम जानने का प्रयास इस अध्याय में करेंगे। सरकार 1968 के बाद जो है वो गठबंधन की सरकार जो है वो कुछ राज्यों में आई। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गठबंधन की सरकार होती क्या है। जब किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता या कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता तो दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है या कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। गठबंधन चुनाव से पूर्व भी हो सकता है और चुनाव के पश्चात भी गठबंधन हो सकता है। तो जो 1967 के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनाव के अंदर कई सारे राज्यों के अंदर इस प्रकार की गठबंधन की सरकारें बनी और इस प्रकार से भारतीय राजनीति में गठबंधन के सिद्धांत को बल मिला। उदाहरण के लिए पंजाब के अंदर जो है वो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, जिसके अंदर अकाली दल, संत गुट व मास्टर तारा सिंह दोनों ही गुट, और इसके अलावा साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल, एसएस पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, जनसंघ आदि ने मिलकर जो है यूनाइटेड फ्रंट बनाया पंजाब के अंदर और वहां पर गठबंधन की सरकार बनी। बिहार में जो है वो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी, जिसके अंदर एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई, जनसंघ आदि शामिल हुए। इसी प्रकार से हरियाणा में दल बदल के कारण संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी और राव वीरेंद्र सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार से लगभग 8 राज्यों के अंदर जो है वो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और ये सरकारें गठबंधन के फलस्वरूप ही अस्तित्व में आई। तो यहां से कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति का आरंभ जो है वो भारतीय राजनीति में माना जाता है। दल बदल की राजनीति का आरंभ 1967 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद जो है राज्यों के अंदर जिस प्रकार से गठबंधन की सरकारें बनी, उन गठबंधन की सरकारों के साथ एक नया ट्रेंड भी आया जो था दल बदल का। अब ये दल बदल क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। दल बदल का अर्थ ये होता है कि जब कोई नेता या कोई कैंडिडेट किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो है वो चुनाव लड़ता है और जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़कर लालचवश किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो इसे दल बदल कहा जाएगा। बच्चे, समझ में आया आपको? देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और जीतने के बाद दल को बदलकर दूसरे किसी दल में चला जाता है, तो इसे दल बदल कहा जाएगा।
तो दल बदल की जो ये प्रक्रिया थी, या दल बदल की जो ये एक तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर एक नई व्यवस्था आई थी, इसने भारतीय राजनीति को कहीं ना कहीं जो है वो नकारात्मकता की तरफ लेके गया इसे। और इसी दौरान भारतीय राजनीति के शब्दकोश में हरियाणा से एक मुहावरा आया राम गया राम। विधायकों द्वारा तुरंत फुरत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारतीय राजनीति के शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। यानी कि जो आया राम जो आपके विधायक हैं, वो बड़ी जल्दी में पार्टी बदल रहे थे, फटाफट पार्टियां बदल रहे थे। और इसका एक उदाहरण 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। उन्होंने एक पखवाड़े में यानी कि 15 दिन के अंदर उन्होंने 3 दफा अपनी पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में वापस आ गए, और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के बाद ही वो दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो इस प्रकार से ये जुमला चंडीगढ़ के अंदर प्रसिद्ध हो गया था प्रेस के अंदर कि गया राम था, अब आया राम है। यानी कि आया राम जी गए हैं या आए हैं ये पता नहीं चलता था। तो इसी के ऊपर जो अमूल ने है एक फेमस उस समय कार्टून भी बनाया था कि आया राम गया राम, हे राम। जो बीच में लड़की बैठी है वो विस्मय एक तरीके से भ्रमित हो गई है कि कौन कहाँ जा रहा है, किस पार्टी में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो भारतीय राजनीति में एक नकारात्मक रूप था ये, जो आया राम गया राम के रूप में मुहावरा निकल कर आया और 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद आया। ये हरियाणा से निकल के आया। तो इस बात को आप ध्यान रखें बच्चों। कई बार एग्जामिनर जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है कि आया राम गया राम मुहावरा जो है कहां से मशहूर हुआ, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। 1969 में कांग्रेस में विभाजन। बच्चों जो 1967 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव को आपने पहले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है इस चुनाव के अंदर वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जो प्रदर्शन उसने पहले किया था, और इस बात ने कांग्रेस पार्टी को हिला के रख दिया। और इससे ये बात जाहिर हुई, इंदिरा गांधी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। और इस बात को जब वो बदलाव की बयार चली तो उसके कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया 1969 में। तो इस विभाजन की पृष्ठभूमि में क्या क्या चीजें थी जिनके कारण ये विभाजन हुआ, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कांग्रेस में फूट के क्या कारण थे या कांग्रेस में विभाजन के क्या कारण थे। तो उसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट या कांग्रेस के सिंडिकेट। अब आप बच्चों आप सबसे पहले ये जानिए कि सिंडिकेट कौन है या क्या थे। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ही कुछ प्रभावशाली नेताओं का समूह था या दल था, जिनका दल के संगठन पर नियंत्रण था, यानी कि कांग्रेस के ऊपर जिनका पूरा नियंत्रण था। इसमें मुख्य रूप से के कामराज जो मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके थे, बंबई के एस के पाटिल, मैसूर के निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीवा रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष, इन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। ये लोग अपने आप को कांग्रेस का किंग मेकर मानते थे, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आगे किया और वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो सिंडिकेट ने जो है वो इंदिरा गांधी का नाम आगे किया और वो भी प्रधानमंत्री बन गई। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री का या भारत का किंग मेकर मानने लगे थे। अब इंदिरा गांधी की इनके साथ जो है वो अच्छे तरीके से बन नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, इंदिरा गांधी ये जान चुकी थी कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो कांग्रेस के अंदर परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, उसकी नीतियों के अंदर परिवर्तन करना जरूरी है, और उसके मार्ग में ये सिंडिकेट बाधा थे। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट जो है उनको आपस में इनकी राजनीतिक तौर पर ये जो है इनकी अनबन हुई, और उसके कारण जो है वो इंदिरा गांधी सिंडिकेट के खिलाफ खुलकर आ गई। और सिंडिकेट
अपने पक्ष में प्रचार करने लगे और इंदिरा गांधी अपने पक्ष को मजबूत करने लगी। कांग्रेस में फूट का अगला कारण जो था वो 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव थे। पहला कारण आपने देखा कि किस प्रकार से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच जो राजनीतिक बहस थी या राजनीतिक जो उनके विचार नहीं मिलते थे, उसके कारण उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं उनका विरोध किया। और अब 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए, क्योंकि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद पद खाली होने के कारण जो है वो चुनाव कराए गए 1969 के अंदर। अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी जिसे अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाती थी वो जीत कर आता था, लेकिन 1969 के जो राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए इनके अंदर परिणाम कुछ और ही रहा। क्या रहा परिणाम? ये जो कार्टून है, इस कार्टून के अंदर आप देख रहे हैं कि वीवी गिरी जो है वो जीत के बाद, जो वीवी गिरी की जीत के बाद ये कार्टून छपा था और यहां पर इंदिरा गांधी की जो जीत मानी जा रही थी और इंदिरा गांधी की पकड़ मानी जा रही थी पार्टी के ऊपर, ये प्रदर्शित कर रही थी। घटनाक्रम क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार जो थे वो एन संजीवा रेड्डी को बनाया गया, क्योंकि सिंडिकेट जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि एन संजीवा रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति भारत के बने, जबकि इंदिरा गांधी जी जो है वो एन संजीवा रेड्डी से उनकी राजनीतिक अनबन थी और वो नहीं चाहती थी कि एन संजीवा रेड्डी जो है वो भारत के राष्ट्रपति बने। तो इंदिरा गांधी ने ये उचित समय सोचा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए कि क्यों ना मैं अपना शक्ति प्रदर्शन करके देखूं कि मैं कहां पर जो है वो, क्या मैं सिंडिकेट से ऊपर हूं या सिंडिकेट मुझ पर हावी रहेंगे। तो इस बात के लिए इंदिरा गांधी ने जो है वो वीवी गिरी जो थे उनको जो है वो आगे लाया और उनको बढ़ावा दिया। अंदर खाते ये कहा गया कि वो वीवी गिरी को सहायता करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने कहा कि आप जो जितने भी सांसद थे या विधायक थे उन सभी को ये कहा कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज के आधार पर वोटिंग करें। और अंतर आत्मा की आवाज के आधार पर वोटिंग करने का अर्थ क्या था कि आप एन संजीवा रेड्डी को वोट ना देकर और वीवी गिरी को जो है वो वोट दें। अब भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निश्चित कोटा वोटों का, एक निश्चित मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने के बाद जो है वो विजयी घोषित किया जाता है, जिसमें आधे से अधिक वोट प्राप्त करने होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेषता ये भी रहती है कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने वोट डालते समय अपनी पसंद अंकित करने का अधिकार होता है। पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद। अब जो वोटिंग के बाद काउंटिंग हुई तो पहली पसंद की वोटों के आधार पर कोई भी उम्मीदवार 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं कर पाया। ना नीलम संजीवा रेड्डी जी, ना वीवी गिरी जी और ना ही अन्य जो सदस्य खड़े थे वो। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, दूसरी पसंद के वोटों की गणना की गई और इस गणना के अंदर वीवी गिरी जो है उनको बहुमत मिल गया और इस प्रकार से वो भारत के राष्ट्रपति बने। और इंदिरा गांधी ने अपने आप को स्थापित कर दिया और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया उन्होंने कि पार्टी की के ऊपर पकड़ या लोगों के ऊपर पकड़ उनकी है। और इस प्रकार से कांग्रेस जो है वो एक बंटवारे की तरफ आगे बढ़ी। बच्चों, अब वो दिन भी आ गया जब कांग्रेस के अंदर विभाजन हुआ। और जैसे विभाजन के लिए दो मुख्य कारण क्या थे, इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट और राष्ट्रपति पद का चुनाव। इसके साथ मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना भी एक मुख्य कारण रहा था। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का एक अन्य कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से वित्त विभाग जो हो वो वापस ले लिया था। और मोरारजी देसाई कौन थे, ये सिंडिकेट की तरफ अब नजर आ रहे थे। ये सिंडिकेट जो है इनके साथ थे मोरारजी देसाई के।
तो ये भी कारण बना कांग्रेस के विभाजन का। और अब वो दिन आ गया कि नवंबर 1969 में कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। और निष्कासन के बाद सिंडिकेट के नियंत्रण वाली अब जो पार्टी रहे थी वो कांग्रेस हो थी, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही इंदिरा गांधी का निष्कासन हुआ, इंदिरा गांधी ने कहा कि असली कांग्रेस तो मैं हूं और मेरे साथ जो अन्य सदस्य हैं वो हैं, ये कांग्रेस असली नहीं है जिसने मुझे पार्टी से बेदखल या बाहर निकाला है। अब यहां पर कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गई। अब कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। एक भाग सिंडिकेट के नियंत्रण वाला, जिसे कांग्रेस ओ कहा गया। ओ का अर्थ है बेटा ऑर्गेनाइजेशंस। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी के नियंत्रण वाली जो पार्टी थी उसे कांग्रेस आर कहा गया, रूलिंग, और से रूलिंग कहलाई। और क्रमशः इस प्रकार से दो कांग्रेस निकल कर आ गई। एक जो सिंडिकेट के नियंत्रण वाली थी वो पुरानी कांग्रेस, और जो इंदिरा गांधी के नियंत्रण वाली थी वो नई कांग्रेस निकलकर सामने आई। प्रीवी पर्स की समाप्ति। इसी दौरान एक और घटनाक्रम भारतीय राजनीति के अंदर घटा, और वो था प्रीवी पर्स की समाप्ति करना इंदिरा गांधी के द्वारा। अब बच्चों, ये प्रीवी पर्स क्या था? कई बार जो है वो एग्जामिनर आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में भी प्रश्न पूछ लेता है कि प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं। प्रीवी पर्स जो जितने भी राजे रजवाड़े थे जिन्होंने अपनी इच्छा से अपने आप को भारतीय संघ के अंदर शामिल होना जो है वो स्वीकार किया था, भारत सरकार ने ये कहा था कि उन्हें कुछ वेतन और उन्हें कुछ भत्ते दिए जाएंगे ताकि उनका जो है रहन सहन, रहन गुजारा ठीक तरीके से हो सके। और इसी आधार पे उन्हें कुछ जागीरें और वेतन और भत्ता दिया गया जब वो भारतीय संघ के अंदर शामिल हुए। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने जो है वो प्रीवी पर्स को की व्यवस्था को खत्म कर दिया। और इसके पीछे कारण ये था, इंदिरा गांधी ने ये कहा कि जो प्रीवी पर्स है ये कहीं ना कहीं राजशाही को दर्शाता है। आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक समाजवादी देश है, तो ऐसे देश में किसी व्यक्ति विशेष को उन्मुक्तियां या विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे इंदिरा गांधी ने तर्क दिया। अब जो मोरारजी देसाई थे या सिंडिकेट्स थे वो इस बात के विरोध में थे। उनका ये मानना था कि अगर प्रीवी पर्स को समाप्त किया जाता है तो भारतीय राजा रजवाड़ों के साथ ये अन्याय होगा, उनके साथ ये वादा खिलाफी होगी, क्योंकि वो उन्होंने जो है अपने आप को भारतीय संघ में शामिल होना इसीलिए स्वीकार किया था क्योंकि ताकि सरकार उनका विशेष ध्यान रख सके। अदरवाइज उनके पास ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान के अंदर भी शामिल हो सकते थे या अपने आप को स्वतंत्र राज्य भी घोषित कर सकते थे। तो इस बात को लेकर दोनों के अंदर राजनीतिक तौर पर अनबन थी, और इंदिरा गांधी ने क्या किया? अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। अब बच्चों, इस पाठ का महत्वपूर्ण भाग आता है 1971 के चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। यानी कि 1971 के जो चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस किस प्रकार से दोबारा से पुनः स्थापित हो गई, तो वो हम देखते हैं। बच्चों, अब इस जो पाठ का एक महत्वपूर्ण भाग आता है कि 1971 का चुनाव और उसकी पृष्ठभूमि। यानी कि 1971 के जो चुनाव हुए उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो किन परिस्थितियों में वो चुनाव हुए थे। तो 1969 का जो विभाजन हुआ कांग्रेस का, उसके बाद कांग्रेस, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस जो है वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वह अन्य पार्टियों जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, डीएमके, भारतीय क्रांति दल आदि के ऊपर निर्भर थी, और इस कारण से वो कोई कार्य अपने तरीके से नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये पार्टियां उन्हें इस प्रकार के कार्य करने से रोक रही थी। तो इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि क्यों न इस सरकार को भंग कर दिया जाए और दोबारा से इलेक्शन करा के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आया जाए।
दूसरा, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब जैसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंदिरा गांधी जी ने लोगों की नब्ज को पहचाना कि लोग चाहते क्या हैं। लोग साम्यवाद की तरफ बढ़ रहे थे और इंदिरा गांधी भी उसी तरफ जा रही थी। इसके अलावा जो मध्यावधि चुनाव हुए थे कुछ राज्यों के अंदर, वहां पर कांग्रेस जो है उसको इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, कांग्रेस आर, उसको जो है वो जीत हासिल हुई थी। तो इससे कांग्रेस इंदिरा गांधी का जो उत्साह अधिक बढ़ा हुआ था। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक ग्रांड अलायंस, महागठजोड़ बनाया गया 1971 के चुनाव के दौरान। यानी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, इस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्षी दल, केवल साम्यवादी दल को छोड़कर सारे विपक्षी दल इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। एक साम्यवादी दल जो था वो इस ग्रैंड अलायंस में शामिल नहीं था, वो एक हो गए और उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, इंदिरा गांधी को हराना। इस ग्रांड अलायंस एक बहुत बड़ा गठबंधन या बहुत बड़ा गठजोड़ जिसे कहा जाता है, ये हुआ। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ग्रांड अलायंस या महागठजोड़ से आप क्या समझते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को मात देने के लिए विभिन्न जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने एकजुट होकर एक गुट बनाया, एक अलायंस बनाया, एक गठजोड़ तैयार किया ताकि इंदिरा गांधी को हराया जा सके। ये ग्रांड अलायंस के नाम से जाना जाता है। गरीबी हटाओ की राजनीति। इस दौरान इंदिरा गांधी ने जो है वो एक महत्वपूर्ण नारा दिया, गरीबी हटाओ। यानी कि इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर मेरी सरकार आई तो हम देश से गरीबी को हटा देंगे। जबकि महागठजोड़ जो था उसके पास कोई ऐसा नारा नहीं था, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इंदिरा गांधी को पद से हटा देंगे। जबकि इंदिरा ने कहा कि मैं आई तो गरीबी हटेगी। अब जो गरीब या मध्यम वर्गीय जो आम जनता थी, उसने इंदिरा गांधी के इस नारे के ऊपर विश्वास किया कि अगर इंदिरा गांधी आती है तो वो उनकी गरीबी हट जाएगी, भूखमरी देश से चली जाएगी। तो इन सब के कारण इन परिस्थितियों में ये चुनाव हुए और इन चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि इन चुनाव का परिणाम क्या रहा। 1971 में जो चुनाव हुए उनका परिणाम क्या रहे, वो आपके सामने एक डायग्राम के माध्यम से है कि कांग्रेस आर, जो कि नई कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, उसे प्रचंड बहुमत मिला। 352 सीटें जो है वो लोकसभा के अंदर उसे प्राप्त हुई, जो कुल सीटों का 68% थी। और कांग्रेस संगठन, जिसे पुरानी कांग्रेस कहा जाता था, जो सिंडिकेट जिसके नेतृत्व कर रहे थे, उस कांग्रेस को मात्र 16 सीटें प्राप्त हुई। कम्युनिस्ट पार्टी को 25, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 23 सीटें, डीएमके को 23, भारतीय जनसंघ को 22, इस प्रकार से सीटें प्राप्त हुई। तो इन सीटों के माध्यम से क्या जाहिर हो रहा है कि इंदिरा गांधी ने यह साबित कर दिया कि उनकी जो कांग्रेस पार्टी है वही असली कांग्रेस है और उसी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। अब इंदिरा गांधी को इतनी सीटें क्यों मिली, इसके पीछे क्या कारण है? एग्जामिनर कई बार प्रश्न पूछता है कि 1971 में इंदिरा गांधी के जीतने के क्या कारण थे। तो कारणों में क्या था? नंबर 1, इंदिरा गांधी का आकर्षक तथा जनता की भलाई का कार्यक्रम। यानी कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उन्होंने कहा कि हम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। दूसरा, राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी, लेकिन वो सत्ता की भूख के आगे बिखर गई। कहने का अर्थ यह था कि गठबंधन की सरकारें जो हो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उनमें सत्ता के लिए संघर्ष या कुर्सी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष अधिक चला, जनता की भलाई कम हुई। तो इसके कारण लोगों का गठबंधन की सरकारों से विश्वास उठ गया। तीसरा, इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था और जनता ये मानती थी कि ये एक अच्छा कदम है। इससे राजा रजवाड़े तो नाराज हुए, लेकिन जनता इससे खुश हो गई और जैसे ही जनता खुश हुई तो जनता ने प्रचंड बहुमत इंदिरा गांधी को दिया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को
पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों का भारी भरकम बहुमत मिला। और उसके पीछे कारण क्या था? गरीबी हटाओ। तो ये सारे कारण जो है इन्होंने इकट्ठा करके और 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत दिलवाया। कांग्रेस पार्टी का पुनर्स्थापन, यानी कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से 1971 के चुनाव के बाद पुनः स्थापित हो गई। जैसा कि अब तक आपने वीडियो में देखा कि जिस प्रकार से 1971 के चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत 352 सीटों के साथ सत्ता में आई, तो एक प्रकार से जिस प्रकार 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने जो अपनी छवि खोई थी वो 1971 के चुनाव में पुनः प्राप्त कर ली। तो इसीलिए जो राजनीतिक पंडित हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी का पुनर्स्थापन माना। और ये जो कांग्रेस पार्टी पुनर्स्थापित हुई, ये नई कांग्रेस थी। ये पुरानी वाली कांग्रेस से काफी भिन्न थी। उसके अंदर पुरानी वाली कांग्रेस से काफी ज्यादा अंतर था। वो अंतर क्या क्या था? नंबर 1, कमजोर संगठनात्मक ढांचा। जो ये नई कांग्रेस आई थी, इसका संगठनात्मक ढांचा काफी कमजोर था, क्योंकि ये केवल एक नेता के ऊपर टिकी हुई थी। और वो नेता कौन थे? लोकप्रिय नेता जो है वो इंदिरा गांधी थी। इस कांग्रेस पार्टी के अंदर कई गुट नहीं थे। अब यह विभिन्न मतों और हितों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव में शानदार सफलता तो प्राप्त की थी, जीत भी मिली थी, लेकिन कुछ वर्गों के कारण ही। और ढांचा, जो संगठनात्मक ढांचा इतना कमजोर हो चुका था कि इंदिरा गांधी जिस प्रकार से संगठन को चला रही थी, संगठन उसी प्रकार से काम कर रहा था। तो पुरानी कांग्रेस से और नई कांग्रेस में ये अंतर आया कि पुरानी कांग्रेस में जहां संगठनात्मक ढांचा, संगठन शक्तिशाली था, अब वो कमजोर पड़ गया। दूसरा, कांग्रेस के लोकतांत्रिक चरित्र का समाप्त होना। कांग्रेस का लोकतांत्रिक चरित्र समाप्त हो गया। लोकतांत्रिक चरित्र का अर्थ क्या है? कांग्रेस के अंदर जो है, पुरानी कांग्रेस जो पार्टी थी, उसमें हर तनाव तथा हर विरोध या संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। उसके अंदर हर विचारधारा के लोग थे। अपने सभी को अपनी बात रखने का अधिकार था, वाद विवाद करने का अधिकार था, और उसके बाद जो है उनकी बात को सुना भी जाता था। यह लोकतांत्रिक चरित्र था पुरानी कांग्रेस का। लेकिन जो नई कांग्रेस आई थी, जो इंदिरा गांधी के बलबूते जो कांग्रेस आई थी, उसके अंदर ये लोकतांत्रिक चरित्र अब समाप्त हो गया था। और किस पार्टी के किसी भी नेता में इंदिरा गांधी के खिलाफ कहने का साहस नहीं था। तो ये भी एक नई बात थी नई कांग्रेस के अंदर। अगला, कांग्रेस अब केवल पिछड़ा वर्ग, आदिवासी व अल्पसंख्यकों पर निर्भर पार्टी बनकर रह गई। और अल्पसंख्यकों में भी मुख्य तौर पर मुस्लिम वोट। जबकि पहले जो कांग्रेस हुआ करती थी, उसका हर वर्ग के अंदर उसका जो लोग थे, हर वर्ग के लोग उसे वोट करते थे। लेकिन अब विशेषकर पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इनके ऊपर कांग्रेस आधारित हो गई, निर्भर हो गई, टिक गई। अगला क्या था? गरीबी हटाओ के नारे का खोखला साबित होना। गरीबी हटाओ के जिस नारे के कारण इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, अब वो नारा कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा था। क्योंकि इंदिरा गांधी ने लोगों के अंदर ये विश्वास तो जगाया था कि वो गरीबी को हटा देगी, लेकिन जैसे ही सत्ता में पार्टी आई, पार्टी के सामने कई सारी समस्याएं जो है उभर कर सामने आई। और उन समस्याओं के कारण जो है पार्टी देश के विकास और गरीबी की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाई, जिसके कारण लोगों का जो विश्वास है वो इंदिरा गांधी से एक तरीके से उठने लग गया था। आपने बच्चों पूरी वीडियो आपने देखी है और मुझे आशा है कि बड़े अच्छे तरीके से आपने देखा होगा। और जहां आपको अच्छा लगा या जो पॉइंट आपने आया वो नोट भी किया होगा, आप अवसर ऐप के माध्यम से या फिर आप जो है टेलीकास्ट के माध्यम से जो है वो इस
वीडियो को देख सकते हैं और आपके अवसर ऐप के अंदर ये वीडियो सेव हो जाती है, जिसे आप बाद में भी समय निकालकर देख सकते हैं। तो आपने इस पूरे वीडियो से क्या सीखा, क्या जाना? चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आपने क्या सीखा। कांग्रेस में फूट के क्या कारण थे? सोचिएगा और जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस क्यों बिखर गई। 1969 के अंदर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसके पीछे कारण क्या क्या थे? वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हमने सभी कारण बताए हैं आपको। आप उन्हें देखिएगा और अपनी पाठ्य पुस्तिका की मदद लेकर, अभ्यास की पुस्तिका है उसके अंदर इन प्रश्नों को लिखें भी, ताकि जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जो आपके सेट के एग्जाम होने हैं या आपके फाइनल एग्जाम होने हैं, उनके अंदर ये उपयोगी रहे आपके लिए। दूसरा प्रश्न है, प्रीवी पर्स की समाप्ति पर एक नोट लिखें। प्रीवी पर्स क्या था और उसकी समाप्ति कैसे हुई, वो हमने विचार किया है इस बात के ऊपर, आप भली भांति परिचित हैं। 1971 में कांग्रेस पार्टी की सफलता के क्या कारण रहे, यानी कि किन कारणों से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली 1971 के इलेक्शन में। दल बदल से क्या अभिप्राय है, यानी कि दल बदल क्या होता है, यह हमने विस्तार से चर्चा की है, आपको यही बताना है। कई बार ये प्रश्न जो है आपका वो 2 नंबर में या 3 नंबर में जो है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इस प्रश्न को जरूर अपनी अभ्यास की पुस्तिका में लिखें। आया राम गया राम का मुहावरा कहां से मशहूर हुआ? 1 नंबर में ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो हम वीडियो देखते हैं, उस वीडियो के दौरान आप पूरी सजगता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो भी आपको बताया जाता है उसमें से कहीं से भी छोटा प्रश्न निकल कर आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपके वीडियो, और इसके अंदर आपने बड़ी तन्मयता के साथ इस वीडियो को देखा है, और मुझे आशा है कि आपको ये जो पूरा चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्याएं रहती हैं तो आप जो है वो अपनी पाठ्य पुस्तिका की सहायता ले सकते हैं, या गूगल मीट पर जो आपके अध्यापकों के द्वारा, प्राध्यापकों के द्वारा जो डाउट क्लासेस लगाई जाती हैं, उनके अंदर भी आप उनसे प्रश्न पूछकर या उनसे समझकर इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।